2+2 मीटिंग के दौरान यूएस की तरफ से अपनी F-18 फाइटर जेट को इंडियन नेवी की कैरियर बॉर्न फाइटर जेट टेंडर के अंदर ऑफर किया गया है, जो कि हो सकता है इस बार राफेल को इस टेंडर से पीछे धकेल सकता है। कारगिल की तरफ से अभी इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर को दोबारा हासिल करने के लिए अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में ही शिफ्ट करने का ऑफर दिया गया है। 2021 की अप्रैल तक भारत को 16 राफेल जेट को डिलीवर किया जाने वाला है। साथ ही फ्रांस की तरफ से अभी राफेल की मेटेड इंजन को भारत में ही बनाने का ऑफर दिया गया, जिसको आगे चल के तेजस MK2 या फिर MK में इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ ऐसे हरकतें किया गया है जिसको सुनने के बाद आप सभी की हंसी नहीं रुकने वाली है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बॉर्न फाइटर जेट टेंडर को लेके है। आप सबको पता होगा कि कल भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच हुई 2+2 मीटिंग के दौरान बेका एग्रीमेंट को साइन किया गया था और इसी दौरान फॉर्मली यूएस की तरफ से भारत को उनकी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को ऑफर किया गया था। कुछ साल पहले नेवी की तरफ से 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जो कि हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाले थे। साथ ही इनको INS विक्रमादित्य से भी ऑपरेट करने का प्लान किया गया था, क्योंकि नेवी अभी MiG-29K फाइटर जेट की परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं है और इनको अभी वक्त से काफी पहले ही रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है। अब इस टेंडर के अंदर राफेल और F-18 सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन F-18 को पहले से स्कीजम कैरियर से ऑपरेट नहीं किया गया था, जिस वजह से इस टेंडर के अंदर भी राफेल को सिलेक्ट करने की चांसेस बढ़ रही थी। और इसी वजह से अभी बोइंग की तरफ से कुछ दिन पहले ही F-18 को स्कीजम कैरियर से टेक ऑफ करने के लिए मॉडिफाई किया गया था और अभी बोइंग के मुताबिक ये इंडियन नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने लायक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब 2+2 मीटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पर यूएस की तरफ से इस डील को लेकर भारत के साथ बातचीत किया जा सकता था और अभी वो लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर में F-18 यहाँ पर राफेल को थोड़ा पीछे छोड़ सकता है, लेकिन अगर MMR से डील की बात करें तो वहां पर भारत कभी भी F-18 को सिलेक्ट नहीं करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर को लेके है। आप सबको पता होगा 2 साल पहले इंडियन आर्मी के लिए इमरजेंसी बेसिस पर लगभग 94,000 कार्बाइन को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और इस टेंडर के अंदर यूएई की कारगिल को सिलेक्ट किया गया था। अब हाल ही में ही जब भारत की तरफ से नए आर्म इंपोर्ट रूल को लागू किया गया तो उसमें कार्बाइन को इंपोर्ट करने के बदले भारत की मेड इन इंडिया वेपन्स को खरीदने का फैसला किया गया था और अभी बताया जा रहा था कि पहले इशू किए गए कार्बाइन टेंडर को अभी कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन कारगिल के सीईओ के साथ हुई रिसेंट इंटरेक्शन से पता लगा है कि वो अभी भारत के अंदर ही अपनी कार्बाइन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो अभी इंडियन कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ ही कारगिल की तरफ से भी 4 लोकेशन को भी सेटअप किया जा चुका है, जहां पर वो आगे चल के अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने वाले हैं। अभी तक कारगिल को इस टेंडर से बाहर किया गया या फिर नहीं किया गया है, इसको लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कारगिल को नहीं दिया गया है। इसी वजह से वो अभी गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस टेंडर को कैंसिल ना करके वैसे ही उसको फाइनल किया जाता है तो जिस तरीके से ये टेंडर चल रहा था बिल्कुल वैसा ही चलने वाला है। लेकिन कारगिल अब इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने वाला है और इनिशियली इन कार्बाइन में 60% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि कारगिल का कहना है कि अभी भी कार 816 कार्बाइन के अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें 20% के आसपास इंडियन सिस्टम होते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस टेंडर को कैंसिल ना करके आगे बढ़ाया जाता है तो इससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। साथ ही भारत को भी बेहतर हथियार मिल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्बाइन के साथ जाते हैं तो ये रेंज के मामले में कार की 816 कार्बाइन को मैच नहीं कर पाएगा और दोबारा टेंडरिंग प्रोसेस को शुरू करने में या फिर टेस्टिंग वगैरह करने में 1-2 साल वैसे ही डिले हो जाएगा। लेकिन अगर इस टेंडर को अभी आगे बढ़ाया जाता है तो बस कुछ ही महीने के अंदर इनके प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट राफेल जेट को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी ऑफिशियली भारत को 10 राफेल जेट डिलीवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 पहले से ही भारत आ चुके हैं और इनको अभी अंबाला एयरबेस में तैनात किया गया है। बाकी राफेल अभी फ्रांस में ही मौजूद है, जिनको अभी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि पहले ये बताया गया था कि नवंबर के महीने में फ्रांस से राफेल की दूसरी बैच भी भारत आने वाली है, पर अभी इसमें कुछ चेंजेस किया जा रहा है, क्योंकि नवंबर के महीने में जो 5 राफेल आने वाले थे अब उनमें से बस 3 ही राफेल भारत आने वाले हैं और ये 5 नवंबर को भारत में पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बार ये सीधे फ्रांस से भारत आने वाले हैं और इनको मिड एयर में रिफिल किया जाएगा और 5 नवंबर तक कुल मिलाकर 8 राफेल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रांस की तरफ से 2021 की अप्रैल से पहले हमें 8 और राफेल को डिलीवर किया जाएगा और अगले साल की अप्रैल तक लगभग हमारी एक स्क्वाड्रन कंप्लीट होने वाली है।
अब ऐसे में जैसे ही कल मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रांस अभी एडिशनल राफेल जेट को भी भारत को ऑफर कर रही है, जिसमें वो 40% तक डिस्काउंट देने का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि इस डील के अंदर ऑफसेट क्लॉज नहीं रहेगा और इसको सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर साइन किया जाएगा। वहीं पर बदले में फ्रांस अभी राफेल की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के साथ साथ अपनी स्नेकमा एमेटेड इंजन को भी भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला है, जिसकी फर्दर वेरिएंट्स आगे चल के तेजस MK2 या एमका में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के फ्रांस विजिट के दौरान होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही DRDO अभी खुद के एक इंजन को डेवलप करने के लिए भी रोल्स रॉयस के साथ बातचीत कर रहा है, पर फ्रांस का कहना है कि ये मेटेड इंजन की टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्रांस की है और इसमें एक भी इम्पोर्टेड पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस वजह से फ्रांस इसको सीधे तौर पर भारत को दे सकता है, जबकि इसमें किसी तीसरे देश का झंझट नहीं रहने वाला है। अगला अपडेट HAL की सुपरसोनिक ओमनीरोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है। कुछ दिन पहले इसको लेके एक अपडेट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसको अपनी एयरफोर्स में एक 3rd स्टेज की ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर शामिल करने का विचार किया जा रहा है। और अगर ऐसा किया जाता है तो कम से कम 50 और हो सके तो 100 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन HAL के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर के रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक इस प्रोग्राम को भी फॉर्मली एक नाम भी दिया जा चुका है और अभी इसको लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर या फिर शॉर्ट में LCA लिफ्ट कहा जाएगा। अब इसको तेजस MK1 प्रोग्राम के साथ पैरेलल बेसिस पर डेवलप करने का एम रखा जा रहा है और इसको आगे चल के किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो राफेल हो सकता है या फिर SU-30 भी हो सकता है। अब इस प्रोग्राम को लेके कुछ मेजर बातें सामने आई है और HAL के मुताबिक इनिशियली इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था, जबकि इसको HAL की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की TX प्रोग्राम को नजर में रखकर डेवलप करना शुरू किया गया था। पर अभी इसकी प्रेजेंटेशन और स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे 40 से ज़्यादा फाइटर जेट के लिए ऑर्डर प्लेस करने का वादा किया जा चुका है। अब इसी के साथ HAL की तरफ से तेजस के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि तेजस EX को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाएगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमारे तेजस के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कस्टमर के डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से वेरियस सब सिस्टम या फिर वेपन सिस्टम को ऑफर किया जाएगा। यानी कि अगर कस्टमर चाहे तो वो वेस्टर्न एवियोनिक्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर रशियन एवियोनिक्स के साथ जा सकते हैं और इसके अंदर जो सब सिस्टम रहेंगे वो फुली कस्टमाइज हो सकेंगे, यानी कि कस्टमर अपने हिसाब से इसमें तेजस MK1 या फिर तेजस MK1 वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। तो आप सभी को पता होगा रिसेंटली इस्लामोफोबिया के नाम पे पाकिस्तान और टर्की जैसे देश बॉयकॉट फ्रांस का ट्रेंड शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही पाकिस्तान ये ट्रेंड शुरू करने की कोशिश की तो भारत में भी सपोर्ट फ्रांस का हैशटैग ट्रेंडिंग करने लगा। और आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भारत में सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज्यादा है और हम मिनटों के अंदर कुछ भी ट्रेंड करा सकते हैं। अब जैसे ही टर्की और पाकिस्तान जैसे देश फ्रांस के खिलाफ होने लगे तो भारत में जोरों शोरों से फ्रांस और फ्रांस के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना शुरू किया गया था और ये ट्रेंड इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि इसके लिए फ्रांस की तरफ से भारत को आभार व्यक्त किया गया है। अब ये मामला आगे चल के थोड़ा सीरियस होने वाला था, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान की तरफ से जब रिलीजन के नाम पे फ्रांस का विरोध करना शुरू किया गया तो फ्रांस ने टर्की से अपने एनवॉय को वापस बुला लिया। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अपनी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन को पास किया गया कि पाकिस्तान को भी अभी फ्रांस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बंद करना चाहिए और फ्रांस ने जिस तरीके से टर्की के लिए अपॉइंट किए गए अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, पाकिस्तान को भी ठीक वैसे ही फ्रांस के लिए अपॉइंट किए गए अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि फ्रांस के लिए अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया गया है, यानी कि फ्रांस में कोई भी पाकिस्तानी एम्बेसडर मौजूद नहीं है। पर फिर भी पाकिस्तान की तरफ से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाने का फैसला किया गया था और ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की असेंबली में डिमांड किया जा रहा है। मतलब एक होता है सस्ता वाला नशा जिसको करने के बाद इंसान अपनी होशो आवाज को खो बैठता है, लेकिन ये लोग एक अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी सस्ता नशा, सुअर का पेशाब या हार्पिक को मिलाकर कोई ऐसे नए टाइप के नशे की बात करने वाला, लेकिन यकीन मानिए इस बार मैंने जैसे ही स्क्रिप्ट में हार्पिक का नाम डाला तो वो बेचारा टॉयलेट से भागते हुए वापस आया कि भाई मेरा नाम इसमें हटा दे, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और ये लोग करेंगे तो उसके लिए मुझे ब्लेम करना बंद कर, क्योंकि इन लोगों के पास मुझे तो क्या सस्ते वाले टॉयलेट क्लीनर को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। अगला अपडेट भारत, यूनाइटेड स्टेट और चाइना को लेके।
अब सबको पता होगा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अभी फाइनली बेका एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है और कुल मिलाकर कोमकासा और बेका एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत के लिए हाई एंड यूएस सिस्टम को एक्वायर करना काफी इजी हो चुका है। इस डील के साइन होने के बाद अगर भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच कोई डिफेंस डील साइन होने वाली है तो वो सबसे पहले प्रेडेटर ड्रोन की डील हो सकती है। ओरिजिनली ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन बजट की कमी होने की वजह से और इमरजेंसी की वजह से ऐसे 6 ड्रोन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए अभी फंड को एलोकेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनको भारत को देने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है। इनमें से अभी 2 आर्मी, 2 एयरफोर्स और 2 नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही भारत और यूएस के बीच अभी स्मॉल साइज की स्वार्म ड्रोन को साथ मिलकर डेवलप करने की बात भी किया जा रहा है और इन सब बातों को लेकर अभी चाइना की तरफ से चिंता जताया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर किया गया है कि भारत और यूएस के बीच बढ़ रही डिफेंस कोऑपरेशन अभी साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर काफी बुरा असर डालने वाला है। वहीं पर चाइना की तरफ से भी भारत के साथ होने वाली बॉर्डर मीटिंग को भी पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है और इसका सबसे बड़ा कारण बेका एग्रीमेंट होने वाला है, जिसकी साइन होने के बाद भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और क्लासिफाइड सैटेलाइट डाटा को शेयर किया जा सकता है, जो कि स्पेशली डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से चाइना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो अभी 2020 की पहली सैटेलाइट को 6 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। हालांकि इस लॉन्च को 6 नवंबर को करने का एम रखा गया है, लेकिन बैकअप के तौर पर यहाँ पर 7 और 8 नवंबर को भी लॉन्च विंडो रखा गया है। इस दौरान इसरो की तरफ से रीसैट 2B/R2 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक सर्वेलेंस सैटेलाइट है और इसके साथ ही इसरो 10 एडिशनल फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने वाली है। इसको हमारी PSLV C49 की मदद से लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद PSLV C50 की मदद से दिसंबर तक GSAT-12R को लॉन्च किया जाएगा। इसरो का कहना है कि इस साल काफी सारे लॉन्चेस को करने का प्लान किया गया था, जो कि पेंडेमिक की वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी अगर रीसैट 2B/R2 की बात करें तो ये एक सर्वेलेंस सैटेलाइट है, जो कि किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में हमको सर्वेलेंस कैपेबिलिटी देने वाली है और ये स्पेशली हमारी मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए काफी काम आने वाला है। मिलिट्री के अलावा भी इसके काफी सारे सिविलियन एप्लीकेशन है, जैसे कि इसको आगे चल के एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, ज्योग्राफिकल डाटा के लिए और कोस्टल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।